वेलकम। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राम राजभर, खेर नगर म्यूनसिपल सेकेंडरी स्कूल से। बच्चों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट ज्योमेट्री और टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, उसकी हम लोग आज समीक्षा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ही छोटा सा। अब ये छोटा सा क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि ये टेक्स्ट बुक मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, देखिए, ज्योमेट्री का टेक्स्ट बुक पाइथागोरस थ्योरम जो चैप्टर है, उसमें जो पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोजन है और अपोलोनियस का जो प्रमेय है, इससे रिलेटेड जो आपका प्रश्न संग्रह 2.2 है, ये पूरी तरह से ओमिट कर दिया गया है इस साल के लिए। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर में 2.2, ये पूरी तरह से ओमिटेड है, मतलब ये निकाल दिया गया है। इस साल आपको ये एग्जाम में नहीं आएगा। अर्थात आपका जो 2.1 है, सिर्फ 2.1 ही आएगा सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, तो 2.1 में बच्चों पाइथागोरस का त्रिक है, ज्यामिति माध्य है, 30, 60, 90 थियरम है, 45, 45, 90 थियरम है। ओके, पाइथागोरस प्रमेय तो है ही है। तो इनसे संबंधित जो भी सवाल है इस प्रश्न संग्रह 2.1 में, वो हम लोग एक बार फिर से उसका समीक्षा करते हैं हम लोग। ओके, और फिर से आप लोग सीखिए, आपको मौका मिला है फिर से अच्छी तरह से सीखने के लिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जो एक ही एक्सरसाइज है, उसमें स्टार्टिंग में है पाइथागोरस का त्रिक। देखिए, इससे इसमें जो भी सवाल है, अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 38 पे है, प्रश्न संग्रह 2.1, पेज नंबर 38, पहला सवाल। तो उसमें टोटल 6 सवाल दिए हैं बच्चों। तो इनमें से कोई ना कोई एक सवाल या दो सवाल तो आता ही है एग्जाम में। पाइथागोरस का त्रिक कैसे पहचानना है हम। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं मैं कि इसको कैसे पहचानना है। और बच्चे कई लोग जानते हुए भी गलतियां करते रहते हैं, तो हमें वो गलती नहीं करनी है। और जो भी इसके लिए मार्क्स बोर्ड में दिया रहेगा पेपर में, वो पूरा मार्क्स हमें लेना है। तो उसके लिए हमारा रिवीजन, हमारा प्रैक्टिस, हमारा सीखना अच्छी तरह से होना चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं, मैं पाइथागोरस त्रिक का। पाइथागोरस त्रिक, ठीक है बच्चों। अब पाइथागोरस त्रिक का अभी एक सवाल है, कोई भी एक सवाल मैं आपको लेके बता रहा हूं मैं, सिंपल सा। अभी जैसे 4, 9, 12, ये जो 3 प्राकृतिक संख्याएं आपको दी गई हैं, ठीक है। अब ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, ये हमें पहचानना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है? देखिए, सिंपल सा, जो तीनों संख्याएं दी गई हैं, इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है, हमने पाइथागोरस त्रिक में कैसे पहचानना ये भी हमने पढ़ा था कि इन तीनों प्राकृतिक संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है उसका वर्ग निकालिए, और बाकी अन्य दो प्राकृतिक संख्याएं बचती हैं, उनका वर्ग निकालकर दोनों को जोड़िए। तो सबसे बड़ा जो प्राकृतिक संख्या का वर्ग था और इन दोनों बाकी जो बचे हुए दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पाइथागोरस का त्रिक है। तो यहाँ पे देखिए 4, 9, 12 में सबसे बड़ा नंबर है 12। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 12 का स्क्वायर निकालेंगे। ओके, तो 12 का स्क्वायर आप जानते हो, 12 का 12 में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 144 आएगा। और इसको हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे इस तरह से। अब बाकी की जो दो संख्याएं बचती हैं, जैसे 4, तो 4 का वर्ग प्लस दूसरी संख्या है 9, 9 का वर्ग। ओके, तो 4 का वर्ग 16 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। ठीक है, ये अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। और दोनों को हम प्लस कर देते हैं। दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए 1 और 6 7 हो जाएगा, और 8 1 97, देखिए 9 हो गया, तो 97 हो गया टोटल। और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया।
ठीक है बच्चों, देखो तीनों प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या मैंने ली पहले और उसका वर्ग किया 144 आया, इसको समीकरण नंबर 1 बोला। और दो बाकी दो प्राकृतिक संख्याएं जो बच रही हैं जो उससे छोटी हैं, 4 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, दोनों को प्लस कर दिया गया तो 97 आया। ठीक है, और ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 का दाहिना पक्ष हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि पहले समीकरण का दाहिना पक्ष 144 है और दूसरे समीकरण का दाहिना पक्ष 97 है, जो बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 12 का वर्ग बराबर नहीं मिला 4 के वर्ग प्लस 9 के वर्ग के, और यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। इस तरह से तो हम लिखेंगे इसलिए 4, 9, 12 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इस तरह से बच्चों, तो इस तरह से अगर आप एग्जाम में करते हैं तो हमारा कुछ भी मार्क्स कटने वाला नहीं है और हमें पूरी तरह से पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, कभी कभी बच्चे इसको शॉर्टकट में ही कर देते हैं और तो वो गलतियां हो जाती हैं। शॉर्टकट में इन द सेंस कैसे करते हैं, अभी जैसे इसी को मैं बताता हूं कि हम लोग पेपर करेक्शन करते हैं तो बच्चे कैसे एग्जाम में करते हैं। अभी देखिए मैं इसका सोल्यूशन जैसे कई बच्चे एग्जाम में करते हैं, ऐसे लिखेंगे 12 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 9 का स्क्वायर, इस तरह से। सो यहाँ पे लिखेंगे 144, यहाँ बराबर, यहाँ 16 प्लस 81, फिर 144 इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया तो 97 होता है, 1 और 6 7 और 8 और 1 9। फिर यहाँ पे कट करेंगे और लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो यहाँ हम लोग ऐसे नहीं कर सकते बच्चों। यहाँ पे देखिए पहले में यहाँ पे भी हमने बराबर रखा कि भाई ये इसका वर्ग इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, यहाँ पे भी हमने लिखा और लास्ट में हम कट करते हैं और बोलते हैं कि ये पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। तो इस तरह से अगर हम लोग कभी करते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है और एग्जाम में इसका मार्क्स हमें नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप करेंगे, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग पहले निकालिए, उसको समीकरण नंबर 1 दीजिए, फिर जो अन्य दो प्राकृतिक संख्याएं बचती हैं उनका दोनों का वर्ग निकालकर दोनों का योगफल कर दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दीजिए, और फिर दोनों पक्षों दोनों समीकरणों का राइट साइड जो है दाहिना पक्ष कंपेयर करिए, तुलना करिए। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो इस तरह से लिखकर यहाँ पे बराबर का चिन्ह लिखिए, और बराबर नहीं आता है दोनों का राइट साइड तो बराबर लिख के उसको कट कर दीजिए। फिर हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से हमने पाया कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं तीनों दी गई थी 4 9 12, ये पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, और एक एग्जांपल बता देता हूं मैं। ओके, और एक एग्जांपल देख लीजिए तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये भी मैं सिंपल सा सवाल ले रहा हूं मैं। अभी जैसे है 3, 5, 4। ओके, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है। देखिए तो इसमें देखिए 3, 5 और 4, इन तीनों प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 5। तो मैं पहले 5 का वर्ग कर रहा हूं, यहाँ पे 5 का वर्ग हो गया 25, और ये समीकरण नंबर 1। अब बाकी जो ये दो छोटी संख्याएं बच रही हैं, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। ओके, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और दोनों को जोड़ दिया तो 25 हो जाता है, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ओके बच्चों, अब समीकरण 1 और 2 का देखिए, दोनों का राइट साइड देखिए, दोनों का दाहिना पक्ष जो है बराबर आया है 25। तो लिखेंगे इसलिए हमें मिला कि 5 का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग धन 4 के वर्ग के, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे कि 3, 5, 4, ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक है।
इस तरह से बच्चों, इस तरह से अगर हम लोग ये सवाल को हल करते हैं तो इसके लिए जो भी मार्क्स बोर्ड एग्जाम में रखा रहेगा वो हम आसानी से मार्क्स को पा सकते हैं। तो ये 2 सवाल मैंने आपको बताया, दोनों सवाल को ध्यान से देखिए। तो ये पाइथागोरस त्रिक से रिलेटेड सवाल था और ये आप ध्यान से देख लीजिए और इसका खूब प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्लियर होता जाएगा। ठीक है। आवश्यकता अनुसार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड टॉपिक की तरफ, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्या है इसका आगे है ज्यामिति माध्य। ज्यामिति माध्य क्या होता है, उसमें क्या गलतियां होती है, उसको कैसे समझाते हैं, वो हम लोग देखते हैं बच्चों। ज्यामिति माध्य, ज्यामिति माध्य के बारे में भी आपको बताया गया है बच्चों की ज्यामिति माध्य समकोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष बिंदु से अगर कोई रेखाखंड जो समकोण शीर्ष बिंदु से होकर जाती है कर्ण पर और कर्ण पर लंब हो जाती है, ठीक है, और कर्ण को दो भागों में बांट देती है, तो वो जो रेखाखंड होता है उसे हम लोग ज्यामिति माध्य कहते हैं। ठीक है, मैं आपको चित्र बना के समझाता हूं। मैं देखिए ज्यामिति माध्य, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों। देखिए ये समकोण त्रिभुज बनाया मैंने और देखिए इसका नाम मैंने रखा सपोज ABC और यहाँ पे कोण B, कोण B देखिए समकोण है। ओके, ये समकोण का चिन्ह है, इसलिए यहाँ ये त्रिभुज जो हो गया ABC समकोण त्रिभुज हो गया। मैंने क्या कहा कि समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष बिंदु से, तो यहाँ पे समकोण शीर्ष बिंदु है B, तो B से कर्ण पर खींची गई रेखाखंड ये अगर कर्ण पर लंब होती है इस तरह से, तो ये जो रेखाखंड है BD ये क्या कहलाएगी, ज्यामिति माध्य कहलाएगी। ठीक है, इसे ही हम लोग ज्यामिति माध्य कहेंगे। ध्यान रखेंगे बच्चे, आप लोग गलती बिल्कुल ना करें। कभी कभी ऐसा सवाल दिया रहता है कि त्रिभुज ABC में B जो है कोण B इस तरह से समकोण का चिन्ह लगाया रहता है और ये BD भी ड्रॉ किया रहेगा, लेकिन यहाँ पे 90 अंश का चिन्ह नहीं बनाया गया होगा, लेकिन सवाल में लिखा रहेगा कि BD लंब है कर्ण AC पर, तो भी यही सेम ही होगा और वहां पे हम लोग ज्यामिति माध्य का नियम लगाएंगे। ध्यान रहे, जब भी ऐसा चित्र आपको दिखाई दे कि कोई एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है और समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष बिंदु से कर्ण पर जो रेखाखंड खींची गई है वो लंब हो, ओके, तो डेफिनेटली वहां पे ज्यामिति माध्य का नियम लगेगा। समझ में आया बच्चों, ज्यामिति माध्य का नियम लगेगा। ओके, और BD को ही हम लोग ज्यामिति माध्य कहते हैं। अब आपकी ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 38 पे सेकेंड सम है। ठीक है, या कोई भी एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूं यहाँ पे। अब इसके अंदर देखिए, अभी सपोज AD का मान दिया है 9। ठीक है, AD का मान है 9 और DC का मान दिया है 4 और यहाँ पे जो ज्यामिति माध्य है BD इसका मान हमें ज्ञात करना है। इस तरह से ये 3 चीजें हैं बच्चों, ध्यान रखिए। ये जो 3 पार्ट हैं AD है, DC है और BD, ओके, इन तीनों में से कभी भी कोई भी 2 का मान दिया रहेगा और तीसरा निकालने को कहेगा। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और समकोण शीर्ष बिंदु B से कर्ण पर हमने BD लंब खींचा है, तो यहाँ पे AD का मान 9 दिया है, DC का मान 4 दिया है और BD का वैल्यू हमें निकालने को कह रहा है। ठीक है, तो जब चित्र अगर पेपर में ड्रॉ किया हुआ है तो आप एग्जाम में पक्का है चित्र नहीं बनाएंगे। ओके, खाली आप सॉल्यूशन लिखेंगे और हल लिखेंगे। देखिए, तो हल हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ज्यामिति माध्य BD का मान हमें निकालना है, तो कैसे निकालना है, तो सबसे पहले जो दिया है हम लोग वो लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ये बच्चे नहीं लिखते हैं, ओके, ये सब पूरा लिखना है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है तथा रेख BD
लंब है कर्ण AC पर। देखिए इस तरह से ये लाइन जरूर हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश तथा रेख BD लंब है कर्ण AC पर, और कारण लिख देंगे कि ये दत्त है, दत्त अर्थात दिया गया है। इसलिए अब यहाँ पे ज्यामिति माध्य का नियम लगेगा बच्चों, और ज्यामिति माध्य का नियम क्या होता है, BD बराबर, इसके दो नियम, आप इसको दो तरह से लिख सकते हो। एक तो BD का वर्ग बराबर, ओके, BD का वर्ग बराबर AD गुणे DC, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। या अगर इसका आप वर्ग यहां नहीं लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, करनी में हो जाएगा। इस तरह से यहाँ वर्ग लिखेंगे तो ये करनी में नहीं होगा, और जब यहाँ पे वर्ग नहीं लिखेंगे तो ये करनी के अंदर आ जाएगा। ओके, एक तरह का वर्गमूल लिया जा रहा है दोनों पक्षों का, तो इसका वर्ग हट गया और ये करनी में आ गया राइट साइड। सो BD बराबर करनी में AD गुणे DC, और यहाँ कारण लिखेंगे ज्यामिति माध्य से। ओके, ज्यामिति माध्य से। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए जो भी मान है हम मान रखेंगे, तो BD का मान हमें नहीं पता है तो BD को एज इट इज रहने देंगे बच्चों, बराबर करनी, AD का मान है 9 और DC का मान है 4। सो इसलिए BD बराबर, अब यहाँ पे आप 9 चौक 36 भी कर सकते हो, ओके, या 9 का वर्गमूल होता है 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2। करनी का मतलब होता है वर्गमूल लेना, क्योंकि यहाँ पे करनी की कोटि कुछ नहीं दी गई है, अर्थात ये वर्गमूल है। ओके, तो हमने 9 का वर्गमूल 3 ले लिया और 4 का वर्गमूल 2 ले लिया, या आप इस तरह से भी इसको आप लिख सकते हैं, करनी में 36, ऐसे 9 चौक का 36, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो BD बराबर, अब 36 का वर्गमूल लेंगे तो हो जाता है 6, और वैसे मैंने लिखा था ओके 3 गुणे 2, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे भी 6 आया। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पे सेमी डायग्राम में सेमी वगैरह दिया है जो इकाई है तो नहीं, अगर सेमी दी गई है तो यहाँ पे आप BD बराबर 6 इकाई लिखेंगे कि BD बराबर 6 इकाई है। अगर सेमी दिया है तो सेमी लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से बच्चों ज्यामिति माध्य के सवालों, कैसे ज्यामिति माध्य का फार्मूला लगेगा और इसको हम कैसे हल करेंगे ज्यामिति माध्य निकालने के लिए, या ज्यामिति माध्य दिया है तो इन दोनों रेखाखंडों में से किसी एक का मान नहीं दिया होगा, ओके, तो उसको हम कैसे सेम फार्मूला लगा के कैसे निकालेंगे, ये आपने देखा। ओके, ध्यान से देखिए इस सवाल को अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, अब इसी को मैं एक दूसरे तरीके से भी बता रहा हूं मैं कि इसको कैसे दूसरे तरीके से भी कैसे हल करेंगे इसको। अभी जैसे यहाँ पे सेम त्रिभुज है बच्चों, अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो ज्यामिति माध्य है इसका मान दिया है 10, ठीक है, और इन दोनों रेखाखंडों में से एक का मान दिया है 8, इस तरह से। ठीक है, मैंने कहा ना कि इन तीनों जो रेखाखंड है AD DC और BD, ओके, इन तीनों में से हमेशा 2 का मान दिया रहेगा, तीसरा निकालने को कहेगा। तो इसका भी सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे। ये ध्यान रहे जो स्टार्टिंग की लाइन मैंने लिखी थी वो लिखना ज्यादा जरूरी है। क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में वैसा ही कोण B बराबर 90 अंश तथा लिखेंगे रेख BD लंब है कर्ण AC पर, और कारण लिख देंगे दत्त। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश तथा रेख BD लंब है कर्ण AC पर, और ये कारण दत्त क्योंकि दिया गया है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन रहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष बिंदु से कर्ण पर लंब रेखा खींची गई हो तो वहां पे ज्यामिति माध्य का सूत्र लगता है। और ज्यामिति माध्य का सूत्र क्या है यहाँ पे बच्चों, BD बराबर जो भी हमने लिखा था करनी में, ओके, AD गुणे DC, ठीक है, और कारण क्या लिखेंगे, ज्यामिति माध्य से, ज्यामितीय
माध्य से। ठीक है, अब ये ज्यामिति माध्य से शुरू करते हैं बच्चों इसको। ये फार्मूला लगाया हमने। अब बी डी की जगह पे बी डी जो भी हमें मान दिए गए हैं वो मान हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, वो मान रखेंगे और हम यहाँ पे सवालों को हल करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बी डी की जगह पे हम रखते हैं 10, क्योंकि बी डी का मान दिया है 10। यहाँ पे करनी है, देखिए करनी में लिखा 8 और डीसी का मान हमें नहीं दिया था, तो हमने डीसी का मान की जगह पे डीसी ही लिखा। अब देखिए ऐसे सवाल को कैसे हम हल करेंगे बच्चों। तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये करनी हमें हटानी है। ठीक है, अगर हम करनी हटाएंगे तभी हम इसका वर्ग ले सकते हैं। ठीक है, तो करनी कैसे हटेगा, दोनों पक्षों का वर्ग लेना पड़ेगा। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे तभी हम करनी को हटाएंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग लेने से दोनों पक्षों में यहाँ पे घाते 2 आ जाएगा, 8 गुणे डीसी का वर्ग। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर। ओके, तो यहाँ पे 10 का वर्ग 100 हो जाता है और यहाँ पे करनी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो 8 गुणे डीसी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 8 गुणे डीसी आ जाएगा। अब ये 8, देखिए 8 यहाँ पे गुणा है, यहाँ आके भाग होगा, तो 100/8, 100 भागे 8, ओके, बराबर डीसी। 8 यहाँ गुणा था बच्चों, वो लेफ्ट साइड में आया तो भाग हो गया। अब इसको हम लोग कट करेंगे, तो आप इसको 4 से भी कट कर सकते हो, 2 से भी कट कर सकते हो। देखो 2 चौका 8 और 2 पचे 10, 2 चौका 8 और 2 पचे 10। अब फिर से आप 2 से काट सकते हो, 2 दूना 4, समझ में आया, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 दूना 4, 2 पचे 10। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से आगे। अब फिर आप इसको 2 से कट करेंगे, नीचे 2 है तो ये पॉइंट में आएगा, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। ठीक है, तो यहाँ पे आया 12.5 बराबर डीसी। तो इस तरह से आपका डीसी का मान मिल गया 12.5। तो इस तरह से देखिए हमने ज्यामिति माध्य में 2 सवाल भी हल किए और दोनों आपको करके दिखाया गया। आगे चल के आप कोई भी गलती ना करें, इसलिए आपको ये फिर से इसकी समीक्षा करके आपको बताई जा रही है। ध्यान से देखिए, आप लेना स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज में आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो है 30, 60, 90 थ्योरम। ठीक है बच्चों, 30, 60, 90 थ्योरम कहाँ लगता है। अब जैसे आपको मैंने ये बताया कि ज्यामिति माध्य का सूत्र कहाँ लगता है। ज्यामिति माध्य का सूत्र तभी लगेगा बच्चों जब भी समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष बिंदु से कर्ण पर लंब रेखा खींची गई हो। ओके, तो वहां पे ज्यामिति माध्य का नियम लगाएंगे। अब 30, 60, 90 का प्रमेय क्या है वो देखते हैं हम लोग। अब देखिए 30, 60, 90 में भी आपको बताया गया था बच्चों कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 अंश का हो, ओके, और दूसरा कोण 60 अंश का हो, और बाकी वो समकोण त्रिभुज तो है ही है, तो तीसरा 90 अंश का है। तो ऐसे त्रिभुज में हमेशा 30, 60, 90, तो 30, 60, 90 का प्रमेय लगाया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक मैंने त्रिभुज बना दिया, इसका नाम है PQR। इस तरह से देखिए, तो इसका नाम है PQR। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज PQR में Q 90 अंश का दिया गया है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो R है ये 30 डिग्री का है, और हमें यहाँ पे ये जो 30 डिग्री, ये जो 30 डिग्री है कोण R जिसका माप 30 अंश है, इसके सामने की भुजा मतलब सम्मुख भुजा का मान दिया है 6। ठीक है, सम्मुख भुजा का मान दिया है 6। तो इस तरह से अगर हमें इन दोनों भुजा जो जिसका मान नहीं दिया, एक तो कर्ण है PR इसका मान नहीं दिया है, और दूसरा है QR इसका मान नहीं दिया है, और इन दोनों भुजाओं का मान हमें ज्ञात करना है या दोनों में से किसी एक का भी मान ज्ञात करना है, तो पक्का है 30, 60, 90 का प्रमेय लगाएंगे। तो कभी कभी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि सर त्रिभुज PQR में सर ने बताया था कि एक कोण 90 रहेगा, एक 30 रहेगा, तो तीसरा 60 रहना चाहिए। तो यहाँ पे चित्र में तो 60 नहीं लिखा है, ना प्रश्न में भी 60 लिखा है। तो देखिए बच्चों, त्रिभुज PQR में कोण Q 90 अंश है और कोण R 30 अंश है। तो तीसरा कोण अपने आप 60 अंश होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। ये 90 है और ये जो दूसरा है वो 30 है, तो 90 और 30 120 हो गया। तो 180 में से 120 जाएगा तो तीसरा कोण अपने आप 60 अंश हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। कभी कभी यहाँ पे भी 60 अंश लिखा या कभी लिखा रहेगा और यहाँ पे भी 30 अंश लिखा रहेगा, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 60 अंश लिखा रहेगा, 30 अंश नहीं दिया रहेगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 30 60 90 तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, 60 90 दिखाई दिया लेकिन 30 नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ पे शायद वो प्रमेय नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। ये 90 है, यहाँ पे 60 दिया हो तो 90 और 60 जोड़ के 150 होता है। तो 180 में से 150 घटाएंगे तो तीसरा 30 अंश होगा। तो जिस तरह से यहाँ पे दो कोणों के माप दिए थे तो तीसरा अपने आप 60 होगा, क्योंकि 90 और 30 120 होता है। ओके, और 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 अंश हो जाता है। तो इसकी शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, यहाँ पे PQ का मान 6 दिया हुआ है। ठीक है, PQ का मान हमें 6 दिया हुआ है, हमें PR और QR का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे इसको। अभी ऐसा चित्र अगर डायग्राम जो भी है अगर पेपर में बनाया हुआ है बच्चों, तो हम लोग डायग्राम सॉल्यूशन करते समय नहीं बनाएंगे, उसमें समय हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भी पेपर में डायग्राम बनाया है और हम जब सॉल्यूशन लिखते हैं पेपर में, तो अपना समय बचाने के लिए, ओके, जिससे बाकी सवाल भी कवर हो, हम चित्र बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हाँ, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन शुरू करेंगे। ध्यान रहे आप लोगों को, कई बच्चे हैं चित्र बनाया है और चित्र बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें समय वेस्ट होता है। तो सॉल्यूशन देखिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग दत्त लिखेंगे। क्या लिखेंगे दत्त में? कि त्रिभुज PQR में, इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश, कोण R बराबर 30 अंश। ओके, कारण लिखेंगे बच्चों, ये दत्त है, ये दिया गया है, और यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण P बराबर हो जाएगा 60 अंश, और कारण लिखेंगे त्रिभुज का तीसरा कोण, त्रिभुज का तीसरा कोण। ठीक है, ये ऐसा लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। दो कोण का माप दिया है तो तीसरा 60 अंश होगा, इस तरह से। ओके, एक 90 और एक 30 दिया हो तो। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पे 30 60 90 का प्रमेय लगेगा। अब यहाँ पे ज्यामितीय माध्यिका की प्रमेय हम क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष बिंदु से कर्ण पर लंब रेखा नहीं खींची गई है, इसलिए यहाँ पे ज्यामितीय माध्यिका सूत्र नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है जानने के लिए कि जब भी समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष बिंदु से कर्ण पर लंब रेखा खींची गई हो तो ज्यामितीय माध्य लगाने का, और जब भी समकोण त्रिभुज में अन्य दो भुजाओं का माप 30 और 60 दिया हो या 60 और 30 दिया हो तो 30 60 90 मतलब 30 60 90 का प्रमेय लगाएंगे हम। अब 30 60 90 का प्रमेय क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो 30 अंश के सामने की जो भी भुजा होती है, देखिए ये कोण R है जिसका माप 30 अंश है, इसका मुंह देखिए किस तरह से खुल रहा है, तो ये 30 अंश के सामने की भुजा हो गई PQ। ओके, तो आपको ये भी बताया गया है कि 30 अंश के सामने की जो भी भुजा होगी, ओके, वो क्या होगी? वो कर्ण की 1/2 गुनी होती है। तो 30 अंश के सामने की भुजा यहाँ पे बच्चों PQ है। ओके, और उसका मान दिया है 6, और हमें मान लो कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का भी निकालना है, और ये जो 30 अंश की संलग्न भुजा है इसका मान भी हमें निकालना है। तो PQ बराबर 1/2 गुणे कर्ण, और कर्ण का नाम है PR। यहाँ पे कारण क्या लिखेंगे? 30 अंश के सामने की भुजा, 30 अंश के सामने की भुजा। अब PQ देखिए, ये हमने सूत्र लिख दिया, और इसमें दो रेखाखंड, एक PQ और एक PR है, जिसका भी मान लिख दिया गया है चित्र में या सवाल में, हम वो उसकी जगह पे उसका मान लिख देंगे। PQ का मान यहाँ पे 6 दिया है बच्चों, तो यहाँ 6 लिख दिए, 1/2 गुणे PR, और PR जो कर्ण है जिसका मान हमें नहीं दिया है वो निकालना है। तो दो यहाँ पे देखिए भाग है, और जब वो लेफ्ट साइड में आएगा तो भाग है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 6 गुणे 2,
और 1 का गुणा पी आर में हो गया तो पी आर एकम पी आर, और 2 छंग होता है 12, सो पी आर बराबर हो गया 12। तो इसलिए लिखेंगे हम लोग पी आर बराबर 12 इकाई। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे देखिए कर्ण का मान हमें मिला 12 और ये 60 अंश है। अब देखिए अगर हमें 60 अंश के सामने की भुजा, हमें क्यू आर का भी मान चाहिए, भुजा क्यू आर का मान भी चाहिए, तो क्यू आर किसके सामने की भुजा है? आप देखेंगे तो ये कोण पी के सामने की भुजा है जिसका माप है 60 अंश। ठीक है, तो 60 अंश के सामने की भुजा का जो सूत्र होगा वो क्या होगा बच्चों? कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण, और कर्ण का नाम है पी आर। ठीक है, 30 अंश के सामने की भुजा का सूत्र होता है बच्चों, 30 अंश के सामने की भुजा का सूत्र क्या है? 1/2 गुणे कर्ण, और 60 अंश के सामने की भुजा का सूत्र है कर्णी में 3/2 गुणे पी आर। अब यहाँ पे क्यू आर का मान हमें नहीं दिया है, क्यू आर को हम एज इट इज रहने देंगे, और कर्णी में 3/2 गुणे पी आर, पी आर का मान अभी अभी मिला है, देखिए यहाँ पे 12, तो यहाँ पे हमने 12 रख दिया, और 2 से आप 12 को काट सकते हो, 2 छंग 12, सो क्यू आर बराबर हो गया 6, और ये कर्णी में 3, ओके, तो 6 कर्णी के अंदर नहीं है और 3 कर्णी के अंदर है, तो इनका गुणनफल होगा 6 कर्णी में 3 इकाई। ओके, तो इस तरह से देखिए बच्चों, हमने 30 60 90 के प्रमेय का उपयोग करके, और 30 60 90 का प्रमेय कहाँ लगेगा? आपको फिर से बता रहा हूं मैं कि जब भी किसी त्रिभुज में एक कोण 30 अंश हो, दूसरा 60 अंश हो और तीसरा 90 अंश हो, ओके, इस तरह से यहाँ पे नंबर मायने नहीं है, पहला दूसरा तीसरा, मतलब तीनों कोण एक 30 हो और एक 60 हो और 90 हो, तो वहां पे पक्का है 30 60 90 का प्रमेय लगाएंगे। और 30 60 90 का भी प्रमेय स्टार्ट करने से पहले, सवाल को हल करने से पहले जो तथ्य है वो लिखना अति आवश्यक है। अगर P का मान भी 60 दिया होता तो हम यहाँ पे लिखते त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q का माप 90 अंश, कोण R का मान 30 अंश और कोण P का माप 60 अंश, कारण लिखते दत्त। ठीक है, और यहाँ पे केवल 2 ही कोणों का माप दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा अलग लाइन में कि कोण P बराबर 60 अंश, कारण त्रिभुज का तीसरा कोण, जब 2 कोण एक 90 और एक 30 है तो तीसरा कोण 60 अंश का होगा। ठीक है, तो ये बच्चों ये 30 60 90 का प्रमेय भी हमने देखा, कहाँ आप लोग गलती करते हो। ओके, वो गलतियां नहीं करनी है, और जब भी लास्ट में आंसर आ जाए अगर सेम ही नहीं दिया हो तो वहां पे इकाई जरूर लिखें। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पी आर का मान 12 आया तो 12 इकाई लिखा, क्यू आर का मान 6 करनी में 3 इकाई आया तो मैंने वो भी लिखा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं बच्चों 45 45 90 के प्रमेय की तरफ। अब 45 45 90 का प्रमेय क्या है? ओके, इसका भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, वैसे यूट्यूब पे ये रहेगा, आप कई बार जब भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए 45 45 90 क्या होता है बच्चों? अब 45 45 90 का प्रमेय कहाँ लगता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी देखिए मैंने अब तक आपको 2 चीजें बताई, एक ज्यामितीय माध्य और एक 30 60 90 का प्रमेय। ज्यामितीय माध्य में मैं फिर से पुनरावर्तन कर देता हूं रिवीजन की, जब भी किसी समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष बिंदु से कर्ण पर लंब रेखा खींची जाती है तो वो जो रेखाखंड होती है वही ज्यामितीय माध्य कहलाती है, और वहां पे ज्यामितीय माध्य का सूत्र लगेगा। और 30 60 90 का प्रमेय कब लगेगा बच्चों की? जब भी किसी समकोण त्रिभुज में ओके एक कोण 30 अंश हो, एक 60 अंश हो और एक 90 अंश हो, ओके, और किसी एक भुजा का मान दिया है और अन्य 2 भुजाओं का मान ज्ञात करना है तो 30 60 90 का प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 45 45 90 के थ्योरम की तरफ। आप जानते हो 45 45 90 का प्रमेय बच्चों कि जब भी यहां पे भी जब भी किसी समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में जो बाकी 2 कोण बचते हैं वो अगर 45 45 के हों तो वहां पे 45 45 90 का प्रमेय लगता है। देखिए मैं चित्र बना के आपको समझा रहा हूं मैं यहाँ पे। इस तरह से देखिए यहाँ पे एक कोण 90 अंश का मैंने बना दिया, और सपोज इस त्रिभुज का नाम है LMN। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे सपोज लिख दिया मैंने 45 डिग्री और यहाँ पे भी 45 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज LMN में कोण M 90 अंश का है, कोण N का मान 45 डिग्री है
और कोण यल का वैल्यू भी 45 डिग्री है। इन दोनों तीनों का माप आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। तो यहाँ पे पक्का है, ऐसे सवाल में 45, 45, 90 का प्रमेय लगेगा। और यहाँ पे जो कर्ण है जिसका मान दिया है कर्णी में 8। ओके, तो अन्य दो भुजाओं का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भी बच्चों सवाल और भी कैसे आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि त्रिभुज LMN दिया है यहाँ पे, या जो भी त्रिभुज का नाम दिया हो, यहाँ 90 अंश तो जरूर रहेगा। और यहाँ पे 45, यहाँ पे जो LN है जिसका मान करणी में 8 या समथिंग कुछ दिया रहेगा, और ये जो 45 अंश है यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा, और यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा कि ये भुजा LM बराबर है भुजा MN के, इस तरह से। तो यहाँ पे भी 45, 45, 90 का प्रमेय लगेगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कैसे, तो त्रिभुज LMN में बच्चों देखिए कोण यम 90 अंश है, और इस त्रिभुज की ये जो दो भुजाएं हैं ये दोनों सर्वांगसम है, ये दोनों भुजाएं सर्वांगसम है, समान माप वाले हैं। तो आप ये भी सीखे हैं कि सर्वांगसम भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी सर्वांगसम है, तो ये दोनों माप समान होंगे। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योगफल के आधार पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि ये दोनों कोण के माप हमें समान मिले, और वो भी कितने मिले, 45, 45 अंश के। ठीक है, तो ये हिंट है, आप ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 45 अंश लिखा रहेगा तो ये तीसरा भी अपने आप 45 हो जाएगा। ओके, ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योगफल के आधार पर। या 45 नहीं लिखा रहेगा, ये दोनों भुजाएं समान दी रहेंगी, जो लंब बनाने वाली दोनों भुजाएं हैं, तो ये जो समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं हैं ये दोनों समान होंगी, और यहाँ पे समकोण तो रहेगा ही। तो ये समझ जाओ कि यहाँ पे ये 45, 45 का रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि जब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम होती है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं, अर्थात दोनों कोणों के माप बराबर होंगे। तो ये 90 है, तो इन दोनों को जोड़कर 90 चाहिए, इन दोनों को जोड़कर 90 चाहिए, क्योंकि तीनों अंतः कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये 90 ऑलरेडी है, तो 90 कम पड़ रहा है 180 में, मतलब कोण यल और कोण यन दोनों को जोड़कर 90 अंश हो रहा है, और दोनों कोण बराबर है, तो दोनों पक्का है 45, 45 के ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 45, 45 का नियम इस तरह से लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले तर्क आते हैं। तो अब इसकी शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज यल यम एन में तत्व लिखना हमेशा जरूरी है। त्रिभुज LMN में हम लिखेंगे यहाँ पे कोण यम बराबर 90 अंश। ठीक है बच्चों, और कोण L बराबर है कोण N के, चाहे यहाँ 45 दिया हो चाहे ना दिया हो, ये हम लोग लिखेंगे कोण L बराबर है कोण N के, और दोनों होंगे 45 अंश के। ठीक है बच्चों, और ये हो गया दत्त। अब त्रिभुज LMN एक समकोण त्रिभुज है, इसमें 45 अंश दिया हुआ है, बाकी अन्य दो कोण तो पक्का है 45, 45, 90 का प्रमेय लगाएंगे। और 45, 45, 90 का प्रमेय क्या होता है बच्चों, ये जो सर्वांगसम भुजाएं हैं या जो ये समकोण बनाने वाली भुजाएं, ये दोनों सर्वांगसम दी भी गई हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे, LM बराबर होगा MN के, दोनों भुजाओं का मान एक साथ में ही आ जाएगा। लिखेंगे LM बराबर है MN के, दोनों को अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों के लिए सेम ही रूल लगेगा। तो और दोनों सर्वांगसम भी है, तो LM बराबर है MN के, मैंने लिख दिया LM बराबर है MN के, और ये बराबर होता है 1 करनी में 2 गुणे कर्ण के, और कर्ण का नाम है LN। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कारण लिखेंगे 45, 45, 90 अंश के प्रमेय से। ध्यान से देखिए, ये जो दोनों भुजाओं का मान हमें चाहिए बच्चों, तो दोनों भुजाएं सर्वांगसम हैं, समान माप वाले हैं, इसलिए मैंने लिखा कि LM बराबर है MN के, और दोनों में से किसी भी एक भुजा का जो सूत्र है 1 करनी में 2 गुणे कर्ण, तो दोनों भुजाएं सर्वांगसम हैं, तो LM बराबर होगा MN, और ये दोनों बराबर होंगे 1 करनी में 2 गुणे LN के। तो 1 करनी में 2 गुणे LN का मान दिया है करनी में 8। ओके बच्चों, तो देखिए करने में 8 का गुणा अगर हम 1 के साथ करेंगे तो करने में 8, एक कम करने में 8 हो गया, बटे करनी में 2। अब दोनों समान कोटि वाले करनी के अंदर है, इसलिए दोनों को एक ही करनी में हम कर देंगे, करनी में 8/2, और इसे हम काट देंगे 2 चौका 8, तो बचा करनी में 4। तो करनी में 4 मतलब 4 का वर्गमूल होता है 2।
तो इस तरह से बच्चों हमें क्या मिलता है कि LM बराबर मिलता है 2 इकाई और MN इसका भी मान मिलता है 2 इकाई। ओके, या आप दोनों को एक साथ में लिख सकते हैं इस तरह से कि LM बराबर है MN के और दोनों है 2 इकाई। तो इस तरह से बच्चों हमने 45, 45, 90 के प्रमेय का उपयोग करके हमने दिए गए सवालों को हल किया। ये सभी को समझ में आया होगा बच्चों, अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। एक टाइप का और सवाल है जो इस में बार बार आता है एग्जाम के अंदर, मैंने कई बार देखा है। ओके, ये कई टाइप से सवाल आता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 39 पे ऐसा सवाल एक दिया है। पेज नंबर 39 पे छठा सवाल। चलो छठा सवाल देखिए, मैं टेक्स्ट बुक आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखा है। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेमी हो। किसी वर्ग, हाँ वर्ग है बच्चों, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेमी हो तो उसकी भुजा की लंबाई तथा परिमिति ज्ञात करो। ये देखिए 2 मार्क का सवाल रहेगा तो इस तरह से पूछेगा। कभी कभी ये 3 या 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। तो उसमें क्या पूछेगा, क्या दिया रहेगा, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी रहेगी बच्चों, या तो भुजा की लंबाई दी रहेगी। यहाँ पे देखिए विकर्ण की लंबाई दी गई है तो भुजा की लंबाई और परिमिति पूछा है। आगे हो सकता है क्षेत्रफल भी पूछे, अगर मार्क्स को बढ़ाएगा तो वहां पे क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, या परिमिति की जगह पे क्षेत्रफल पूछ सकता है। ओके, ध्यान रखिए किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई होगी तो भुजा, परिमिति और क्षेत्रफल निकाली जा सकेगी। ओके, या पूछा रहेगा। कभी कभी विकर्ण की जगह पे भुजा की लंबाई दी रहेगी तो विकर्ण की लंबाई पूछेगा, परिमिति पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए विकर्ण की लंबाई 10 सेमी दी गई है और उस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है और परिमिति ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी आप चित्र बिल्कुल आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, अभी कुछ बच्चे कहेंगे तो यहाँ पे सर चित्र तो नहीं बनाया है। ओके, तो इसे देखिए, अगर आप पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करना चाहें तो चित्र बनाएं। ओके, और पाइथागोरस का उपयोग नहीं करना चाहें तो भी आप इसे चित्र बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैं इसको बिना पाइथागोरस के प्रमेय से करता हूं। कैसे करते हैं इसको, अब एक सिर्फ और सिर्फ वर्ग में होगा। हाँ बच्चों, यहाँ पे वर्ग में देखो विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है 10 सेमी। यहाँ पे आपको भुजा का मान पूछ रहा है कि वर्ग के भुजा का मान ज्ञात करिए और परिमिति का मान ज्ञात करिए, वर्ग की परिमिति। ओके, इन दो चीजों का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है बच्चों, वर्ग के विकर्ण का मान दिया रहे, ओके, या भुजा का मान दिया रहे। ध्यान से देखिए, कभी विकर्ण का मान देता है तो कभी भुजा का मान देता है, बट सूत्र एक ही लगता है और वो है वर्ग की भुजा बराबर, फार्मूला है विकर्ण बटे करनी में 2। ये ध्यान में रखना है, ये फार्मूला हम लगाएंगे हमेशा। ओके, भुजा का मान दिया रहे तो भी और कर्ण का मान दिया रहे, दोनों में से किसी एक का मान देगा। यहाँ पे विकर्ण का मान दिया तो भुजा पूछा है, और भुजा का मान दिया रहेगा तो विकर्ण पूछेगा। तो फार्मूला वही लगाएंगे। ओके, भुजा बराबर विकर्ण बटे करनी में 2। अब यहाँ पे देखिए भुजा का मान हमें निकालना है, तो भुजा बराबर विकर्ण। अब यहाँ पे देखिए विकर्ण, विकर्ण की जगह पे हम लोग लिखेंगे 10। ठीक है, 10 बटे करनी में 2, क्योंकि यहाँ पे विकर्ण का मान दिया है 10। तो 10 बटे करने में 2 लिखा बच्चों हमने। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सवाल क्या मिला, यहाँ पे भुजा बराबर 10 बटे करनी में 2, ये अंश है और ये हर है। तो जब हर में करनी में कोई संख्या आती है तो उसका परमेयीकरण करना पड़ता है, जिसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो परमेयीकरण भी आप सीख चुके हो। तो परमेयीकरण में हम क्या करते हैं बच्चों, ये हमने 9th में सीखा था कि जो नीचे हर में जो संख्या होती है करनी में, उसी संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे 10 करनी में 2, तो गुणे करनी में 2 ऊपर भी गुणा किया और करनी में 2 से नीचे भी गुणा किया। ठीक है बच्चों, तो भुजा बराबर 10 का गुणा करनी में 2 में करेंगे तो 10 करनी में 2 हो गया, और करनी में 2 का गुणा करनी में 2 में, जब सेम संख्याएं ओके करनी के अंदर हो, उनकी कोटि समान हो,
तो जब हम करनी में 2 का गुणा करनी में 2 में जब हम करेंगे इस तरह से, समान संख्या है, इनकी कोटि भी समान है, तो करनी गायब हो जाएगी। या करनी में 4 लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ओके, तो करनी में 2 का गुणा करनी में 2 में किया तो 2 आया बच्चों, और 2 एकम 2, 2 पचे 10, इस तरह से हमने काट दिया। तो इसलिए भुजा का मान आया आपको 5 करनी में 2 सेमी। ये देखिए भुजा का मान आ गया 5 करनी में 2। अब दोनों का गुणनफल क्यों नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये करनी के अंदर है और ये करनी के बाहर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका गुणा इस तरह से करेंगे 5 करनी में 2 सेमी, तो हमें भुजा मिल गई। अब हमें निकालनी है परिमिति। परिमिति तो आप जानते हैं वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं का माप समान होता है। तो या तो चारों भुजाओं, अब एक भुजा का मान 5 करनी में 2 सेमी आया, तो अन्य 3 भुजाओं का मान भी 5 करनी में 2 सेमी होगा। तो 5 ऐसे चारों को जोड़ दीजिए रखकर, या तो सिंपल सा फॉर्मूला है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा ये वर्ग की परिमिति का सूत्र है। तो 4 गुणे भुजा का मान आया 5 करनी में 2। ठीक है बच्चों, तो 4 पचे 20, क्योंकि ये करनी के बाहर है, ये भी करनी के बाहर है, यहाँ करनी है ही नहीं, तो 4 पचे 20। ओके, 20 करनी में 2 सेमी। तो इस तरह से हमें परिमिति मिल गई। अगर क्षेत्रफल भी पूछेगा तो आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, हम फार्मूला आप जानते हैं, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग बोलिए या भुजा गुणे भुजा बोलिए। तो अब भुजा का मान यहाँ पे दिया है 5 करनी में 2। ओके, तो 5 करनी में 2 का वर्ग लिखा हमने यहाँ पे। अब देखिए करनी के अंदर 2 संख्या है, 5 और करनी में 2, तो दोनों का वर्ग निकालेंगे बच्चों। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और करनी में 2 का वर्ग हो जाएगा 2। तो 25 गुना हो गया 50 वर्ग सेमी। ओके, तो इस तरह से बच्चों हमने कुछ साउंड आ रहा है कहीं से। हेलो, हाँ बोलिए सर। ओके, अभी क्लियर हुआ सर, कुछ आवाज आ रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस तरह से बच्चों देखिए हमने इस टाइप के भी सवाल एग्जाम में मैंने हमेशा देखा है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक सवाल तो रहता ही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए खाली भुजा और परिमिति पूछी थी इस सवाल में, तो हमने भुजा और परिमिति निकाली, और मैंने क्षेत्रफल भी आपको निकाल के दिखाया कि अगर ऐसा सवाल भी आता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, तो और आगे है 45, आप आगे है पाइथागोरस थ्योरम सर। बच्चों तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग बच्चों 7वीं से करते आ रहे हो कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश दिया हो और तीनों भुजाओं में से किसी 2 भुजा का मान दिया हो, तीसरी भुजा निकालने को कहे तो पाइथागोरस का नियम लगाते हैं। और पाइथागोरस का नियम आप अच्छी तरह से जानते हो कि कर्ण का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। या कर्ण हम बाद में भी लिख सकते हैं कि समकोण बनाने वाली भुजाओं का वर्गों का योगफल बराबर कर्ण का वर्ग। तो ऐसे सवाल आपने कई बार सॉल्व किए हैं। ओके, तो मैं उसका एग्जाम्पल आपको नहीं देता हूं समय के आधार पर, क्योंकि वो आप 7वीं में भी सीखे हो, 8वीं में भी, 9th में भी, 10th में पाइथागोरस हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो कुछ भी था इस एक्सरसाइज 2.1 में चैप्टर 2 में बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है। आप थोड़ा मेहनत करेंगे ज्यादा मार्क्स पाएंगे। अब किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ अमन पूछो बेटा। हेलो हाँ पूछो बेटा, अमन पूछो। सर, आवाज नहीं आ रही है सर की। बेटा आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा ना कुछ, बेटा आप सॉरी पूछो। सर, हाँ सॉरी सर। जैसे देखिए आपने बोला भी एग्जाम में ये टाइप के सवाल आते हैं, तो क्वेश्चन अलग रहते हैं ना, नंबर वाइज भी अलग रहते हैं ना सर, जिसमें तो थोड़ा अपॉन में रहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सर, बच्चों उसमें मान तो अलग अलग हो सकता है ना। अब जरूरी थोड़ी है कि मैंने यहाँ पे विकर्ण का मान 10 लिखा है तो भुजा और परिमिति तो यहाँ पे 10 की जगह पे कुछ अलग हो सकता है, बट हम लोग फार्मूला सेम लगाएंगे। सर 2 टाइप अपॉन में आते हैं, फिर ऐसे सिंपल में आते हैं। देखिए जब इस टाइप का सवाल दिया रहेगा ना बच्चों, ये किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, जैसे इसमें, तो इसमें अपॉन में कभी नहीं आएगा बच्चों।
ठीक। हाँ, अपॉन में कभी नहीं आएगा डेफिनेटली, और पाइथागोरस में भी कभी अपॉन में नहीं आएगा, 30, 60, 90 में भी अपॉन में नहीं आएगा। अपॉन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे बताइए, दिखाइए, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अपॉन में नहीं आता है बेटा। हाँ, आयुष पूछो बेटा। आयुष, आयुष क्वेश्चन पूछो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आपने ज्यामिति माध्य का जो सम बताया था ना सर, वो एक बार फिर से बताइए ना। आप वीडियो देखेंगे बेटा तो आपको समझ में आ जाएगा फिर से, अगर उसी को मुझे फिर से बताना है तो। इतना टाइम है हमारे पास में उसको बताने के लिए। अच्छा, आप चाहते हैं तो मैं फिर से बता देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास टेक्स्ट बुक है? हाँ सर। टेक्स्ट बुक है ना, तो आप बताइए उसमें से कौन सा सवाल बताऊं मैं। पेज नंबर 38 और 38 पे है, 2 सवाल है। सर दूसरा सर, दूसरा सवाल ये आकृति 2 पॉइंट। ओके, दूसरा सवाल ना। ओके बच्चों, देखिए प्लीज, अब दूसरा सवाल आप देखिए यहाँ पे देखिए, त्रिभुज एम एन पी में कोण एन 90 अंश का है, और एन क्यू देखिए कर्ण एम पी पे लंब है। ओके, इस पे लंब है बच्चों, तो यहाँ पे ज्यामिति माध्य का फार्मूला लगाएंगे। अभी देखिए कैसे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। मैंने क्या कहा सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम लोग दत्त लिखते हैं। तो त्रिभुज एम एन पी में देखिए कोण एन बराबर लिखेंगे 90 अंश, और लिखेंगे कि रेख एन क्यू, रेख एन क्यू लंब है कर्ण एमपी पर, और कारण लिख देंगे यहाँ पे दत्त। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे किसी समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष बिंदु से कर्ण पर लंब रेखा खींची जाएगी तो ज्यामिति माध्य का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो एन क्यू का वर्ग बराबर, ये हमारा फार्मूला है, एन क्यू का वर्ग बराबर एम क्यू गुणे क्यू पी, और कारण लिखेंगे ज्यामिति माध्य, ज्यामितीय माध्य से। अब एन क्यू का मान यहाँ पे हमें नहीं दिया है, वो निकालना है, तो एन क्यू का वर्ग ऐसे ही लिख दिया हमने। एम क्यू का वैल्यू बच्चों हमें 9 दिया है, और क्यूपी का वैल्यू हमें दिया है 4। तो एन क्यू का वर्ग बराबर बच्चों 9 चौका 36 होता है, और एन क्यू का मान हमें चाहिए, यहाँ पे एन क्यू का वर्ग मिला 36, तो दोनों पक्षों का वर्ग, ये वर्ग हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेंगे तो इधर का वर्ग हट जाएगा और ये करनी में आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, तो एन क्यू बराबर 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो एन क्यू का मान आया 6 इकाई। बोलिए, सवाल समझ में आया बच्चों आपको? समझा आपको? हाँ आयुष समझ में आया बेटा? आयुष। हाँ सर। ओके, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? गणेश पूछो बेटा। हेलो गणेश। सर, हाँ बोलो। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल मत लिखना, कभी मत लिखना क्वेश्चन और डायग्राम। मैंने अभी बताया आपको कि डायग्राम अगर बनाया रहा बोर्ड के पेपर में तो भी बनाने का नहीं, और क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं लिखने का। हाँ, क्वेश्चन का नंबर क्या है वो जरूर लिखने का, जैसे पहले का दूसरा सवाल। ओके, पहले का दूसरा सवाल है तो आप ऐसा लिखोगे, पहले का ये दूसरा सवाल है। क्वेश्चन कभी मत लिखना, तो खाली आप क्वेश्चन लिखते रह जाएंगे और टाइम निकल जाएगा आपका। हाँ सचिन पूछो बेटा। सचिन। बोलिए। सर ये इसमें जो आपकी है ना विकर्ण 10 दिया, 10 सेमी दिया, उसमें से पाइथागोरस का थ्योरम जब लगाएंगे तो भुजा को x मानना पड़ेगा सर? क्या बोल रहे हैं बेटा? पढ़ाया था सर आप? क्या बोल आपकी रहे हैं, आवाज, फिर से बोले। आवाज आवाज क्लियर आपकी नहीं आ रही बराबर नहीं बेटा। आ रही। हाँ। सर ये 6 क्वेश्चन कराया ना, ये जिसमें ये विकर्ण 10 सेमी दिया है, हाँ भुजा हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वो जो आपने, मैंने बताया अभी कि कोई एक वर्ग है, देखिए मैं चिन्ह कर रहा हूँ, कोई एक वर्ग है ना, वर्ग है, वर्ग के चारों भुजाओं का मान समान होता है, और भुजा का मान अगर 10 दिया, विकर्ण की लंबाई 10 दी है तो डेफिनेटली भुजा का मान मानना पड़ेगा ना, x मान लीजिए अगर आप पाइथागोरस से करेंगे तो। ओके, थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? और किसी को क्वेश्चन पूछना है?
और किसी बच्चे को कुछ क्वेश्चन पूछना है? शायद नहीं है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।